नमस्ते, मैं गर्वित रावत। तो पिछले पाठ में हमने देखा रॉकेट बल, यानी कि रॉकेट कितना बोझ उठाने के काबिल हो सकता है। और रॉकेट को बलवान हमें बनाना पड़ता है, खासकर प्रक्षेपण वाहनों के लिए, जिनको धरती से अंतरिक्ष तक सामान पहुंचाना होता है। तो रॉकेट बल का सूत्र था, ईंधन का जो भार प्रवाह दर का गुणांक हम करते हैं ईंधन की निकास गति से। और हमने ये भी देखा कि ये बिल्कुल न्यूटन के दूसरे नियम का समीकरण F = ma का ही एक और पहलू है। तो रॉकेट इंजन को बलवान बनाने के लिए रॉकेट इंजीनियर प्रयत्न करेगा कि ईंधन का भार प्रवाह दर जितना ज्यादा हो सके और ईंधन की निकास गति जितनी ज्यादा हो सके, उतना ही बलवान आपका रॉकेट बनेगा। पर इसमें कुछ समस्याएं अभी भी हैं, और उसके लिए हम इस पाठ में एक और प्राचल से परिचय करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचल, और ये भी कह सकते हैं कि शायद ये रॉकेट इंजीनियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राचल है, क्योंकि सबसे पहले वो इसी प्राचल को देखता है और इसी प्राचल पे काम करता है, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट आवेग या फिर स्पेसिफिक इम्पल्स। आवेग माने धक्का। तो अभी तक जैसे कि हमने कई जो सूत्र देखे हैं, जैसे हमारा बल सूत्र भी है, जो रॉकेट सूत्र भी है, उसमें बार बार आता है निकास गति, ईंधन की निकास गति। पर हमने अभी तक ये प्रश्न नहीं किया कि इस निकास गति को हम नापते कैसे हैं। बिना नाप तोल का कोई यांत्रिकी नहीं होता, फिर वो सूत्र कागज पे ही रह जाते हैं। अगर हमने अपने इंजीनियर को बोला कि चलो रॉकेट को बलवान बनाओ, तो उसको हम कहेंगे कि इसकी निकास गति जो है ईंधन की, उसको तेज करो। तो सबसे पहले वो पूछेगा, भाई साहब मैं इसको नापूंगा कैसे? कैसे नापते हैं भाई निकास गति को? क्या यंत्र है, कोई औजार है, कोई तरीका है, कुछ पता है? मान लो नदी बह रही है, मैंने आपसे पूछा नदी की गति नापो, ठीक है? तो कैसे नापोगे आप नदी की गति? फिर आप कहोगे ठीक है, उसके ऊपर नाव लगा देते हैं और फिर हम देखते हैं कितना दूर जाता है वो, कितने समय में उसकी गति आ गई। पर क्या ये सही है? नाव कहाँ लगाओगे? अगर नदी के बीच में लगाओ तो शायद कुछ और गति हो, किनारे पे कुछ और गति हो। फिर रही गहराई की बात, अलग अलग गहराइयों पे पानी का क्या प्रवाह है, किस तरह से चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि गति नापना बहुत कठिन है, और जो चीज हम नाप नहीं सकते उसमें हम यांत्रिकी कर नहीं सकते। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए बड़ी चतुराई से एक और इंजीनियरिंग पैरामीटर, एक यांत्रिकी का प्राचल निकाला गया है, जिसको कहते हैं विशिष्ट धक्का, विशिष्ट आवेग या फिर स्पेसिफिक इम्पल्स। ये काम आता है कि रॉकेट इंजनों के बीच में तुलना करने के लिए। ये आपको ये भी बताता है कि आपका रॉकेट इंजन कितना इफिशिएंट है, कि मतलब कि आप उसके ईंधन का कितने सही से प्रयोग कर रहे हो। ये बताता है कि आपका रॉकेट इंजन रॉकेट ईंधन से कितनी स्फूर्ति निकाल सकता है। तो इसको देखेंगे हम इस पाठ में, विशिष्ट धक्का। तो ये है हमारे रॉकेट के दो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। ऊपर है हमारा चाइकोल्स्की का रॉकेट सूत्र, और नीचे में हमको दिख रहा है रॉकेट का बल सूत्र या फिर द थ्रस्ट इक्वेशन। अब दोनों में देखिए कि वीई का बहुत बड़ा रोल है, जो हमारे ईंधन की निकास गति है। अभी तक हमने कुछ उदाहरण जो लिए थे उसमें हमने ईंधन को ठोस रूप में माना था, जैसे कि गोलों के रूप में, और जो एक एक करके निकलते हैं, एक के बाद एक। तो वो इस प्रकार से प्रवाह से नहीं निकलते थे, प्रवाहिक रूप से नहीं निकलते थे। तो जब वो एक एक करके निकल रहे, मान लो तोप का गोला हो या कोई गोली हो, तो उसका वीई तो नापा जा सकता है। इसको असल में इंग्लिश में हम कहते हैं मजल वेलोसिटी। इसको नापना उतना मुश्किल नहीं होता। अब तो काफ़ी एडवांस टेक्निक्स हैं, जैसे क्रोनोग्राफ वगैरह होते हैं, जो ये इसको नाप लेते हैं लेज़रों के साथ। पर जब आपका ईंधन एक प्रवाह के रूप में निकल रहा हो, वो भी इतनी गति से, तो आप कैसे नापोगे उसको? तो ये सवाल हमने अभी तक नहीं किया कि हम वीई की परीक्षण कैसे करें। और अगर हमें वी का ज्ञान नहीं है तो फिर हमें डेल्टा वी का कैसे ज्ञान होगा, हमें एफ का कैसे ज्ञान होगा? तो वीई यानी ईंधन की जो निकास गति है, हम उसको कैसे नापें?
कोई आइडिया लगाए, सर एक पंखा लगा देते नीचे, जितना तेज पंखा घूमेगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी गति कितनी है, ईंधन की निकास गति कितनी है। पर समस्या ये है, पंखा तो फूक जाएगा आपका इतनी गर्मी में। अगर आपने बहुत तगड़ा पंखा लगाया, कोई स्टील टाइटेनियम एलॉय का हाई टेम्परेचर वाला, तो अगर इतना तगड़ लगा दिया तो फिर क्या होगा कि वही प्रवाह को तोड़ देगा। जिस चीज़ को आप नापने गए हो आप उसी को ख़राब कर रहे हो। दूसरा आइडिया है, कोई कहेंगे सर आजकल बड़े सेंसर आ रहे हैं, ये फ्लो मीटर्स आते हैं छोटे छोटे, इनको लगा दो, इनसे पता चल जाएगा। फिर से वही समस्या है, सेंसर तो आपके फूक जाएंगे। पर असल में ये भी सोचो कि वीई असल में है क्या। ये जो है ना, ये है जो सारे जो अणु निकल रहे हैं, जो उसके पूरे वृत्त में, जो आपके दहन कक्ष के नीचे का जो नोजल है, तो वीई क्या होता है कि वो सारे अणुओं की औसत गति होती है। अब जो बीच से निकल रहे हैं हो सकता है उनकी गति थोड़ी ज़्यादा है, जो साइड से निकल रहे हैं उनकी थोड़ी कम है। अब कहाँ कहाँ सेंसर लगाएंगे, और मान लो ये सब करने के बाद भी आपको क्या भरोसा है कि जो वी का वैल्यू आपको मिला है वो सही है कि नहीं। तो इसीलिए वी असल में कोई नापता नहीं है। अब कोई यंत्र तंत्र हैं जो थोड़ा बहुत नाप लेते होंगे, पर वी नापने की कोई असल में आवश्यकता नहीं है। और ये जो है ना, ये आपके रॉकेट का जो बल सूत्र है, ये इसकी खूबसूरती है, क्योंकि वी नापने की जगह हम बल नाप सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ है जो हमें आता है। तो रॉकेट बल हम कैसे नापें? तो पहले ये बताइए कि इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है। ये ट्रक कहाँ खड़ा है, इस मंच पे क्यों खड़ा है, और यहाँ क्या हो रहा है। तो इसको कहते हैं धर्म कांटा। ये आपने हाईवेज पे, रोड्स पे, सड़कों पे कई बार देखा होगा, भलाई आपने पहचाना नहीं कि इनकी क्या ज़रूरत है और यहाँ होता क्या है। तो होता यह है कि ट्रक जाता है एक मंच के ऊपर, और मंच के नीचे होते हैं लोड सेल। अब जैसे ये लोड सेल दबते हैं तो करंट देके वो बता देते हैं कि कितना वजन है उनके ऊपर, और वो जाके फिर एक कंप्यूटर में जाता है, और जो धर्म कांटा वाला है वो आपकी पर्ची काट देता है। तो अधिकतर जो धर्म कांटे होते हैं इसमें 4 लगते हैं मंच के नीचे, और फिर वो आपको वज़न बता देते हैं जो ट्रक वालों को करना पड़ता है ना, जैसे कि अपना सामान लादने से पहले और लादने के बाद तो कितना सामान ट्रक में आया। तो यही टेक्नोलॉजी, अब जैसे वज़न नापने की टेक्नोलॉजी तो बहुत हैं। वैसे हम तराजू से भी कर सकते हैं, चाहो तो आप स्प्रिंग से भी कर सकते हो, जो आपको रेलवे प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, या फिर जो बंदे अपने वज़न नापने के लिए होता है वो सब स्प्रिंग से चलते हैं। पर ये लोड सेल टेक्नोलॉजी है, ये अब बहुत ही आम, सस्ती, टिकाऊ, विश्वसनीय और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। मतलब कि बहुत भरोसेमंद है और ये हर जगह मिल जाता है। तो अब लोड सेल के द्वारा हम रॉकेट का बल भी नाप सकते हैं। तो ट्रक का वज़न ऊपर से लगता है नीचे को, और ये जो कांटे जिनको हम कहते हैं वो जो लोड सेल हैं वो दबते हैं और उनसे करंट पैदा होती है। और जब हम रॉकेट की बात करेंगे तो बस ये फ़र्क हो जाएगा कि मंच अब उल्टा हो जाएगा, तो मंच नीचे से ऊपर को दबेगा, और उसी प्रकार से रॉकेट का जो बल है, जितना बल से जितना जोर वो लगा रहा है, वो आप अपने लोड सेल से हम पता कर सकते हैं। तो यही होता है जैसे जो रॉकेट की जो परीक्षण होती है रॉकेट बल के लिए, तो एक मंच बनता है और नीचे से रॉकेट लगता है, और नीचे से रॉकेट ऊपर को दबाता है और लोड सेल दब सकता है। तो अब हम उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं कि रॉकेट का बल कितना है। तो अब इसको जब हम वापस अपने बल सूत्र में लाएंगे, रॉकेट के बल सूत्र में, तो अब हमें पता चल जाएगा कि हम ईंधन की जो निकास गति है उसको कैसे निकाले जाए। क्योंकि जो ईंधन का जो भार प्रवाह दर है, जो कंजम्पशन रेट है, जो फ्यूल रेट है, ये तो बहुत आसान है। आपको सिर्फ एक घड़ी चाहिए और आपको नापना है उसका वजन कि कितना गया, कितना पहले था, कितना बाद में, ज्वलन से पहले और ज्वलन के बाद। और अब आपको उस दौरान पता चल जाएगा कि आपका रॉकेट बल कितना है, और उससे अब हम निकाल सकते हैं कि ईंधन की निकास गति क्या है। और उसी निकास गति को फिर हम अपने रॉकेट चाइकोल्स्की के रॉकेट सूत्र में डाल सकते हैं, और उससे हम निकाल पाएंगे डेल्टा वी, या फिर कुल कितना गति परिवर्तन हुआ। क्योंकि बाकी सारे चीज़ें को नापना बहुत आसान है, उनकी परीक्षण करना बहुत आसान है।
तो अब मान लीजिए कि एक रॉकेट बल प्रतियोगिता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से लोड सेल का मंच लगा रखे हैं और बंदे आते हैं अपने रॉकेट लेके और अपना ईंधन लेके। और प्रतियोगिता का नियम यह है कि किसका रॉकेट सबसे ज़्यादा वजन उठा सकता है 1 मिनट के लिए। तो पूरे 60 सेकंड के लिए देखेंगे कि उसको वजन उठा के रखना है। तो व्यवस्था इस तरह की बना रखी है कि लोग अपने टंकी लाते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं रॉकेट से, और आपका लोड सेल कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, वहाँ आपको उसका बल दिखता रहता है। तो और लोग अपने अपने रॉकेट निकाल के लगाते रहते हैं, अलग अलग रॉकेट। अब फिर क्या होता है कि आखिर में 2 प्रतियोगी हैं और दोनों ने 1-1 टन का बल दिखा दिया कि 1 टन का बल दोनों ने बराबर उठाया 60 सेकंड के लिए। तो होता क्या है कि उसी दौरान तो अब पुरस्कार देने का टाइम आता है, तो कहते हैं यहाँ तो अब दोनों को देना पड़ेगा क्योंकि दोनों जीत गए। पर उसी दौरान एक इसरो के इंजीनियर वहीं भटक रहे होते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। फिर वो कहते हैं नहीं, दोनों को नहीं देना चाहिए पुरस्कार, एक ही को जाना चाहिए। उन्होंने कहा किस बात पे, कैसे कह सकते हो कि एक ही को जाना चाहिए? उन्होंने कहा मैंने असल में क्या किया कि मैंने देखा कि इन दोनों प्रतियोगियों ने कितना ईंधन इस्तेमाल किया, और मैंने देखा कि एक बंदे ने पूरा 1 टन वजन का ईंधन खपत किया, इस्तेमाल किया, और दूसरे ने सिर्फ 500 किलो का। और उनका ये कहना है कि जिसने 500 किलो इस्तेमाल किए उसको मिलना चाहिए पुरस्कार और दूसरे को सिल्वर। और ये क्यों है, ये अंदाज़ा भी आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा। लॉजिक तो इसमें है, तर्क तो है। तर्क क्या है इसमें? क्योंकि आपको अपना ईंधन खुद उठाना भी है। अब जिस प्रतियोगी का रॉकेट बल 1 टन का था पर उसने 1 टन ईंधन भी इस्तेमाल किया, इसका मतलब है शुरू में तो उसका रॉकेट उठेगा ही नहीं, फिर बाद में जाके उसका ईंधन इस्तेमाल होगा तो रॉकेट थोड़ा हल्का होगा, तब जाके तो वो रॉकेट उठा पाएगा। नहीं तो ऐसे रॉकेट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपका ईंधन भलाई जितना भी बलवान हो, रॉकेट जितना भी बलवान हो, अगर ईंधन इतना भारी है कि वो अपना ही बल ना उठा पा रहा है, अपना ही वजन ना उठा पा रहा है, तो ऐसे बल का क्या फ़ायदा। इसलिए हमको क्या चाहिए, हमको ईंधन में एक प्रकार की स्फूर्ति चाहिए जो कम वजन का ईंधन ज़्यादा बल दे सके। तो अब साफ दिखेगा आपको कि जो 500 किलो का वजन है, जिसका ईंधन का 500 किलो वजन है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और इसी प्रकार से अगर एक और प्रतियोगी आया और वो भी 1 टन का रॉकेट बल दिखा सके पर उसका जो ईंधन है वो सिर्फ 200 किलो का है इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब है वो और भी अच्छा है, जब हमको रॉकेट एक प्रक्षेपण वाहन के रूप में चाहिए हो। तो इस बात पे अब आते हैं कि बोझ उठाने वाले रॉकेटों की योग्यता नापने का क्या प्राचल होगा। तो बल से तो पूरा काम नहीं चलेगा। ये कहना कि एक रॉकेट दूसरे से ज़्यादा बलवान है अच्छी बात है, इसमें तो कोई शक नहीं इस बात पे, परंतु कुछ कमी है। कमी ये है कि ये नहीं बता पा रहा है कि उसका ईंधन कितना भारी है, ईंधन का कितना वजन है। भला ही रॉकेट तो खूब बलवान है, पर अगर वो अपना ही बोझ नहीं उठा पा रहा है क्योंकि उसका ईंधन ही इतना भारी है, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं है। तो अब हम बनाते हैं ऐसे ही कि प्रक्षेपण वाहन रॉकेटों की योग्यता को नापने का कोई प्राचल होना चाहिए कि एक ही अंक, एक ही आंकड़े में हमें पता चल जाना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा योग्य है। तो बल तो हमको पता है, इसमें कोई शक नहीं कि अधिक बल होगा तो अच्छा ही है, खराब तो नहीं हो सकता। अधिक समय के लिए भी अगर उसका ज्वलन काल, जब तक उसकी टंकी खाली ना हो जाए, वो ज़्यादा टाइम के लिए चले तो वो भी अधिक योग्य है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर एक रॉकेट का एक बल का मतलब 1 टन का बल है और वो आपको 100 सेकंड तक ज्वलन काल चलती है और दूसरा रॉकेट है जो 200 सेकंड चलेगी, तो हमको 200 सेकंड वाला चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा देर के लिए बल लगा सकता है। ठीक है, तो ये जो बल और समय का जो गुणांक है ना, इससे बनता है धक्का। इसको हम कहेंगे धक्का। संस्कृत में इसका शब्द है आवेग और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इम्पल्स। इन दोनों का गुणांक जितना ज़्यादा है उतना हमारे लिए फ़ायदा है। पर फिर भी ये भी मत सोचना कि अगर अब बल बहुत कम है और समय बहुत ज़्यादा है, उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बल तो होना चाहिए कि वो बोझ उठाने लायक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बल बिल्कुल ही कम है, जैसे कि 20 किलो का बल उठा रहा है और उठा रहा है वो पूरे 2 घंटे 4 घंटे तक, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उससे रॉकेट उठने वाला नहीं है। तो बल तो इतना चाहिए कि रॉकेट उठे पहली बात, पर उसके बाद
बल और समय का जो गुणांक है जिसको हम धक्का बोलेंगे, और ये है भी धक्का। धक्का का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी चीज़ पे जोर लगाओ कुछ समय के लिए तो धक्का बनता है। अगर वो समय बहुत ही कम है, मतलब आपने जोर लगाया पर बहुत ही कम, तो हम उसको देसी बोली में क्या बोलते हैं, चांटा, ठीक है, या फिर मुक्का। तो इस प्रकार से, पर होता सब कुछ धक्का ही है। भौतिक विज्ञान के नज़रिए में सब कुछ धक्का ही होता है, क्योंकि कोई भी जोर शून्य समय के लिए लग नहीं सकता, कुछ समय तो लगेगा उसमें। तो अधिक धक्का है अधिक योग्य। अब यहाँ पे देखिए, ये असल में न्यूटन का जो दूसरा नियम है, इसका एक और ज़्यादा संपूर्ण जो रूप है वो हमें बताता है कि जो कुल धक्का है ना, जितना धक्का किसी वस्तु को मारोगे तो उसकी उतनी ही गति शक्ति बदलेगी। तो धक्का मारने से ही गति शक्ति में परिवर्तन आता है, और धक्का और गति शक्ति के मात्रक एक ही हैं। तो मतलब कि इम्पल्स और मोमेंटम, इन दोनों के मात्रक एक ही हैं। ये धक्का और गति शक्ति का जो संबंध है, इसका सबसे पहला वर्णन और एक बहुत सुंदर वर्णन किया है महर्षि कर्णाल ने वैशेषिक सूत्र में, जिसमें वो इस प्रकार से समझाते हैं कि जैसे एक धनुष में कोई तीर चला रहा है, और जब तक जो तार है वो तीर को धक्का मारती है, और जैसे ही वो छूटता है तीर धनुष से, तो फिर उसको मिल जाती है गति शक्ति। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि गति शक्ति का पुनर्जन्म अपने आप होता रहता है, जो एक प्रकार से न्यूटन का पहला नियम भी है। पर कमाल की बात तो असल में ये है, अगर आप देखेंगे कि जो संस्कृत भौतिक जो शब्दावली में ही इम्पल्स को, जो धक्का को कहते ही आवेग है, और मोमेंटम जो है, जिसको यहाँ पे मैं गति शक्ति बोलता हूँ, पर जो संस्कृत में उसको कहते हैं वेग। तो जो उपसर्ग लगा है आवेग, आ वाला, वो बताता ही है कि इससे आपको वेग आता है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन का दूसरा नियम है, ये तो संस्कृत की भौतिकी शब्दावली में ही सिमटा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात है ये। अब यहाँ पे शब्दावली पे कुछ चर्चा हो जाए। इसरो की वैज्ञानिक हिंदी शब्दावली आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। गूगल कर सकते हैं आप, इसरो हिंदी ग्लॉसरी। अब मैं कुछ शब्द अलग प्रयोग करता हूँ और बताता हूँ क्यों। जैसे कि गति को इसरो कहता है वेग, पर वेग होता है संस्कृत में मोमेंटम, या फिर वस्तु का भार और गति का गुणांक। अब मोमेंटम को इसरो कहता है संवेग। अब जो ये उपसर्ग है सम, ये क्या बताता है, ये बताता है कुल, टोटल, जिसका अंग्रेजी शब्द में बिल्कुल वही है सम, SUM। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि गति वेग हो और मोमेंटम संवेग? मतलब ये तो गलत है, इनके मात्रक भी अलग हैं। ये वैसा कुछ हो जाएगा जैसे कि हम मोमेंटम को इंग्लिश में नेट वेलोसिटी बोलने लग गए, एक प्रकार का मजाक हो जाएगा ये। पर जैसे हम संवेग संरक्षण बोलते हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि संरक्षण कुल वेग का होता है, ना कि एक वस्तु का। अंग्रेजी में भी कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ज़्यादा बेहतर होता कॉन्जर्वेशन ऑफ नेट मोमेंटम। जैसे कि अगर आपने बॉल फेंकी तो उसके वेग का संरक्षण तो नहीं होता, पर संवेग संरक्षण अवश्य होता है। तो ये कारण है कि मैं वेग, संवेग, आवेग की जगह गति, गति शक्ति और धक्का का प्रयोग करूंगा। मोमेंटम के लिए जो गति शक्ति उच्च शब्द है, क्योंकि शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है, और वस्तु की गति शक्ति और उसके काम करने की क्षमता में एक बहुत गहरा संबंध है। बल्कि पूरी यांत्रिकी में अगर आपको किसी वस्तु से कार्य निकालना है तो उसमें गति शक्ति होना अनिवार्य है। और धक्का शब्द जो है ये बहुत अति स्पष्ट है। अब इसी प्रकार से जब हम बाद में एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, या फिर वो गति शक्ति जो घुमाव रूप में होती है, उससे हम घूर्ण गति शक्ति बोलेंगे। इसको इसरो शब्दावली में कोणीय संवेग कहते हैं, जो बिल्कुल एक प्रकार से तर्कहीन है। पहली बात, संस्कृत में कोण शब्द, जिससे हमारे शब्द आते हैं कोना, कोनी, कोनी लग जाती है, और अंग्रेजी शब्द कॉर्नर, ये असल में हमें बताता है सॉलिड एंगल। और इसका सीधा सीधा अंग्रेजी में अनुवाद है, बिना लाप लपेट, बिना उच्चारण भी बदले, संस्कृत का कोण और अंग्रेजी का कोण हो जाता है, जैसा आपका आइसक्रीम कोन।
तो कोणीय संवेग का संस्कृत द्वारा अगर हम इंग्लिश में अनुवाद करें तो वो हो जाएगा कॉनिकल सम ऑफ मोमेंटम। तो एक प्रकार से ये कॉमिकल हो गया है, कॉनिकल की जगह कॉमिकल ही है ये, तो इसका कोई तर्क नहीं बनता। वैसे ये भी बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम भी उतना उचित शब्द नहीं है, वैसे होना चाहिए रोटेशनल मोमेंटम या फिर मोमेंट ऑफ मोमेंटम, और संस्कृत हिंदी में इसके लिए सही शब्द होगा वेगाघूर्ण। अच्छा, अब जैसे रॉकेट बल की बात करेंगे तो इसरो की शब्दावली में रॉकेट बल या फिर थ्रस्ट को प्रणोद कहा जाता है, प्रणोद। अब प्रणोद शब्द धातु है नुदत्ती या नोद, जो संस्कृत में होता है इम्पल्स या धक्का के लिए। जो प्र उपसर्ग आगे लगता है नोद के, उससे आता है प्रणोद, और प्र दिखाता है कि जैसे कि कुछ आगे को जा रहा है, जैसे प्रधान, प्रस्थान, प्रवचन इत्यादि। तो प्रणोद को होना था इम्पल्स, पर इन्होंने यहाँ बना दिया है थ्रस्ट, फिर से जिनके इकाई अलग ही हो जाते हैं, न्यूटन सेकंड और न्यूटन, तो ये चीज़ बिल्कुल अलग हो गई अब। और ये जो नुद धातु है ना, इसी से अंग्रेजी शब्द आता है जैसे नज, और प्रणोद से अंग्रेजी शब्द आता है प्रॉड। और जिनको अंग्रेजी आती हो वो जानेंगे कि ये दोनों ही धक्का के रूप होते हैं, यानी कि समय और जोर के मिलाप से ही बनते हैं, ना कि सिर्फ जोर से। इसलिए मैं रॉकेट बल का ही प्रयोग करूंगा जो सरल है। अब ईंधन के लिए इसरो अधिकतर इस्तेमाल करते हैं शब्द नोदक का, जो ठीक है क्योंकि ये धकेलता है। मैं शब्द जो है प्रपेलक इस्तेमाल करता हूँ, उपयोग करता हूँ, वो इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि ये आता ही धातु है पेल्यति से, जिसका मतलब जुड़ता है फेंकने से। हम जैसे कभी बोलते हैं पेलना, तो पेल धातु से अंग्रेजी शब्द कई आते हैं, प्रोपेल, प्रोपेलेंट, इम्पेल, प्रोपल्सिव, इम्पल्सिव, ये सब पेल धातु से ही आते हैं। और भारतीय दंगल में जो कुश्ती में जो होता है, सबसे ज़्यादा पॉइंट का जोर जो होता है ना, वो फेंकने पे होता है या पलटने पे होता है, पेलने में होता है, और तभी उनको हम पहलवान कहलाते हैं। इसलिए मैं यहाँ ईंधन को प्रपेलक बोलता हूँ क्योंकि ये सीधे प्रोपेलेंट शब्द ही है, जो रॉकेट ईंधन के लिए अति उच्च शब्द है। मैं यहाँ किसी भी प्रकार से हिंदी तकनीकी शब्दावली की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ शब्दों में समस्या है। अधिकतर शब्द तो बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत उचित हैं, और ये होना ही था क्योंकि जो वैज्ञानिक परिभाषा है वो संस्कृत से ही शुरू हुई है दुनिया भर में। अब वापस चलते हैं पाठ पे। तो हम देख रहे थे कि क्या हम एक प्राचल ऐसा बना सकें जिससे हमारे रॉकेट इंजीनियर को फ़ायदा हो, जिससे पता चले कि प्रक्षेपण वाहन की योग्यता क्या है, एक ही अंक में, एक ही आंकड़े में, एक ही प्राचल में। तो हमने ये तो देखा था कि जितना धक्का मार सके उतना तो योग्यता बढ़ेगी रॉकेट की, और धक्का जो है बल और समय का गुणांक। पर धक्के को बलवान होना अवश्य है। ये नहीं हो सकता कि हल्के से धक्का मारो बहुत समय के लिए और कहो कि कुल धक्का मैंने खूब मारा है, पर उससे रॉकेट उठेगा नहीं। दूसरी चीज़ हमने क्या देखा कि जितना कम ईंधन का वजन है उतना ही अधिक योग्यता होगी रॉकेट में, क्योंकि इसका मतलब है ईंधन का वजन कम है तो बाकी काम का सामान आप ज़्यादा उठा सकते हो। तो रॉकेट की योग्यता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है धक्के से, जितना धक्का होगा उतना योग्य है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ईंधन के वजन से, जितना ज़्यादा इंजन का वजन होगा उतना खराब होगा हमारे रॉकेट की योग्यता के लिए। हमको ईंधन का वजन कम से कम रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब हम इन दोनों अनुपातिक संबंधों को देखें तो रॉकेट योग्यता का जो एक परीक्षण प्राचल है, जो एक टेस्ट वेरिएबल, एक टेस्ट पैरामीटर जो हो सकता है, वो है जो कुल धक्का है उसको हम बांटेंगे कुल ईंधन वजन जो इस्तेमाल हुआ है उतने धक्का को मारने के लिए। इस प्रकार से अगर धक्का ज़्यादा होगा तो प्राचल बढ़ेगा, अगर ईंधन का वजन कम होगा तो प्राचल बढ़ेगा। तो ये प्राचल जो कुल धक्का से जब हम बांटते हैं कुल ईंधन वजन जो इस्तेमाल हुआ है, इसको हम कहते हैं विशिष्ट धक्का या फिर विशिष्ट आवेग, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्पल्स, जो होता है टोटल इम्पल्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ फ्यूल यूज्ड। इसको अब हम थोड़े और विस्तार में देखते हैं। तो धक्का तो हो गया आपका बल और समय का गुणांक। समय क्या है? जो आपका ज्वलन काल है,
जब आपकी टंकी जब तक खाली ना हो जाएगी सारी ईंधन से। और नीचे हमारा आता है कुल ईंधन वजन जो खपत किया हमने, जो हमने इस्तेमाल किया। अब एक उदाहरण लेते हैं, इसमें हम जी की वैल्यू 10 लेंगे। मान लीजिए रॉकेट का बल है 6000 किलो वजन, कहने का मतलब है कि 6000 किलो का वजन को वो उठा सकता है रॉकेट, तो वो हो गया 60,000 न्यूटन। और ज्वलन काल है हमारा 10 सेकंड का। तो ईंधन वजन जो खपत हुआ है उस टाइम में वो है 500 किलो, मतलब कि वजन कितना हो गया 5000 न्यूटन। तो विशिष्ट धक्का जो होगा वो होगा 60,000 इंटू 10 और बटे 5000 माने 120, और इसके मात्रक निकलते हैं सेकंड में, तो 120 सेकंड। तो इस 120 का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं कि विशिष्ट धक्का 120 है, इससे हम क्या अर्थ निकालते हैं, इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं हम? तो इसी समीकरण को अब हम थोड़े और गहराई में देखेंगे। तो जो हमारा अंश है ऊपर, जो है बल और ज्वलन काल, ज्वलन काल को हम नीचे ले जाते हैं भाजक में, तो नीचे हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा समीकरण बल बटे जो कुल ईंधन वजन इस्तेमाल हुआ है बटे ज्वलन काल। अब मान लो आपने सारा जो ईंधन आपका सारा आपने ईंधन जो है उसको आपने ज्वलन काल के दौरान जो खपत किया है या पूरा इस्तेमाल किया है, तो उससे क्या निकलता है? नीचे हमारे भाजक में निकलेगा ईंधन वजन खपत दर, माने कि जो आपका फ्यूल रेट कंजम्पशन है वो आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि नीचे हो जाएगा आपका प्रत्येक सेकंड जो आपने ईंधन इस्तेमाल किया, प्रत्येक सेकंड आप कितना ईंधन इस्तेमाल करते हो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो भाजक में आ जाएगा, और ऊपर आपके अंश में रहेगा बल। तो इसी जो हमारा उदाहरण था, इसमें हमारा ईंधन खपत दर कितना था? 500 किलो का ईंधन हमने 10 सेकंड में गंवा दिया। इसका मतलब है 50 किलो प्रति सेकंड हमारा ईंधन दर है। तो इसका मतलब है कि 50 किलो का ईंधन 6000 किलो के भार को प्रत्येक सेकंड उठाता है। हर एक सेकंड 50 किलो ईंधन इस्तेमाल हो रहा है और वो 6000 किलो का वजन उठाता है। इसका मतलब ये है कि 1 किलो का ईंधन 120 किलो के भार को के वजन को प्रत्येक सेकंड के लिए उठा सकता है। तो जब हम देखते हैं कि विशिष्ट धक्का 120 है, इसका मतलब तुरंत ये निकलता है कि आपका 1 किलो का ईंधन प्रत्येक सेकंड 120 किलो का वजन उठा सकता है, और इसी को हम कहते हैं फिर विशिष्ट धक्का, ये स्पेसिफिक इम्पल्स। और यही प्राचल है जो सबसे महत्वपूर्ण प्राचल होता है रॉकेट की, खासकर जो प्रक्षेपण वाहन रॉकेट की योग्यता बताने में, क्योंकि ये सीधे सीधे आपका सारा कुछ बताता है। ये बताता है कि रॉकेट कितना उठा सकता है, और ये भी बताता है कि आपका ईंधन में कितनी स्फूर्ति है, कि ईंधन कितना इफ़िशिएंट है, कितना दक्ष है। तो विशिष्ट धक्का से क्या क्या अर्थ निकलता है हमारा? विशिष्ट धक्का रॉकेटों की योग्यता अथवा निष्पादन परफॉर्मेंस की तुलना करने में काम आता है। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो हैं सेट, एक रॉकेट इंजन और उसका ईंधन का, और फिर एक दूसरा रॉकेट इंजन और उसके ईंधन का, तो हम एक ही प्राचल में बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। और ये जो है हमारे ईंधन को, जिस प्रकार से हम अपने ईंधन का प्रयोग करते हैं वो कितना प्रभावशाली है। तो एक प्रकार से यूँ समझ लो जैसे हमारी गाड़ी में माइलेज होती है कि आप 1 लीटर पेट्रोल कितने किलोमीटर ले जा सकते हो, ये ही बताता है हमारे ईंधन के बारे में। तो ये हमारे रॉकेट की दक्षता बताता है, उसका इफ़िशिएंसी। और ये इंजीनियर के लिए सिर्फ एक स्पष्ट, सरल और बहुत उपयोगी परीक्षण प्राचल हो गया है। तो अब हमें समझ में आता है कि हम कैसे एक ही प्राचल द्वारा तुलना कर सकते हैं, और कैसे हमें पता चल सकता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जैसे हमारा ये वाला प्राचल बढ़ेगा तो इसका मतलब है हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो फिर बताएं, 120 सेकंड का विशिष्ट धक्का का मतलब ये हुआ कि अर्थ है कि 1 किलो का ईंधन 120 किलो के भार को 1 सेकंड के लिए उठा सकता है। पर प्रश्न ये भी आता है कि इस मात्रक का क्या मतलब होता है? अब सेकंड में क्यों है? अब सेकंड में तो एक प्रकार से, क्योंकि जब हमने गणन किया था तो सेकंड ही निकला था उसका मात्रक, पर क्या इसका कोई मतलब है क्या? वैसे इसका भी एक मतलब है। अब सैद्धांतिक रूप से, गणितीय सैद्धांतिक रूप से इसका अर्थ ये हुआ कि 1 किलो का ईंधन 1 किलो के भार को 120 सेकंड के लिए भी उठा सकता है, परंतु इसका कोई परीक्षण नहीं करता, ना इसका कोई टेस्टिंग करता है। ये सिर्फ एक सैद्धांतिक तत्व है जो इस प्रकार से निकलता है। वास्तविकता में ऐसे
मतलब परीक्षण करने का कोई प्रयोग ही नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता और इस प्रकार का कोई टेस्टिंग करता भी नहीं है। अब जब हम विशेष धक्का की बात करते हैं तो याद रखिए कि सिर्फ समांतर प्रकार के रॉकेट वाहनों की तुलना के लिए ये इस्तेमाल होता है। जो हमारे प्रक्षेपण वाहन हैं वो किस विधि पे चलते हैं? वो चलते हैं रासायनिक विधि पे। ये सब केमिकल रॉकेट्स हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले भी एक बार बताया था कि अलग टाइप के भी विधि होते हैं रॉकेटों के, आयोनिक होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, आयोनिक होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं। अब इनमें कभी कभी आपको दिखेगा कि इनका ISP विशेष धक्का बहुत ज़्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बलवान है। इसका मतलब ये है कि बल कम है उनका, पर ज्वलन काल बहुत लंबी है, दिनों दिन चल सकते हैं, महीनों महीने चल सकते हैं। तो ये कभी आपको प्रक्षेपण वाहन के रूप में कोई फ़ायदा नहीं दिला सकते, क्योंकि ये कभी बोझ उठा नहीं सकते। तो जब हम विशेष धक्का की बात करते हैं और तुलना करने के लिए, तो हमेशा रासायनिक विधि के रॉकेटों के साथ ही वो तुलना होनी चाहिए। तो हमने अब एक प्राचल निकाल दिया विशेष धक्का। इससे हमें पता चलता है कि रॉकेट का इंजन और ईंधन प्रणाली का कितना योग्यता होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि क्या हम इस प्राचल ISP को, ये विशेष धक्का को हम रॉकेट सूत्र में डाल सकते हैं, और इससे हमें ये पता चलेगा कि रॉकेट सूत्र में इसका क्या योगदान है, यानी कि जो कुल गति परिवर्तन है उसमें ISP यानी विशेष धक्का का क्या योगदान है। तो फिर से हम देखते हैं अपने रॉकेट के दो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। एक तो है रॉकेट सूत्र और उसके बाद है उसका बल सूत्र। अब बल सूत्र को हम ध्यान से देखें तो हम जो है, जो VE है उसका जो निकास गति है उसको हम लिख सकते हैं F/m²। ठीक है, m. याद रखें क्या है, ये ईंधन भार दर है, द रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, मतलब कि जिस प्रवाह से आपका ईंधन निकल रहा है प्रति सेकंड। तो m. को बस यूँ सोचो कि कितने किलो प्रति सेकंड निकल रहा है। याद रखना ये किलो में है, ये भार है, ये वजन नहीं है। और ऊपर क्या है, ऊपर हमारा रॉकेट बल है। तो इससे हम VE को अब डालेंगे अपने रॉकेट सूत्र में, और अब हमारा रॉकेट सूत्र इस प्रकार से कुछ दिखेगा कि ΔV = F/m. ln m0/mf। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने ऊपर नीचे दोनों जगह ज्वलन काल से मल्टीप्लाई किया तो जो कुल उसका भिन्न है उसमें तो फ़र्क नहीं आएगा। पर अब हम क्या देखेंगे, जो न्यूमरेटर में है, जो उसके ऊपर अंश में है, अब वो हमको क्या दिख रहा है, वहाँ हमको दिख रहा है कुल धक्का। कुल धक्का याद रखिए जो है टोटल इम्पल्स। और नीचे क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में, जो भाजक में हमें क्या दिख रहा है। अब अगर हमने ईंधन भार का जो दर है उसको कुल समय से हमने अगर गुणा किया तो हमको मिलेगा कि कुल ईंधन का कितना भार खपत हुआ, भार वजन नहीं, तो फिलहाल भार। तो अब कुछ कुछ हमें लग रहा है कि हाँ हम ISP के पास पहुँच रहे हैं। तो आपके ऊपर आ गया कुल धक्का और ईंधन, और नीचे आ गया आपका कुल ईंधन भार। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ऊपर और नीचे दोनों G से मल्टीप्लाई करेंगे, G से। इससे क्या होगा, नीचे जो है जो ईंधन भार है वो वजन में बदल जाएगा, धक्का धक्का रहेगा, कुल धक्का बटे कुल ईंधन वजन जो आपने इस्तेमाल किया वो आपका हो गया विशेष धक्का। तो इसका मतलब है अब रॉकेट सूत्र कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि ΔV = ISP × G ln m0/mf। तो अब ये बहुत ही बढ़िया बात होगी। एक तो हमारा ISP हमको पता है कि एक ही प्राचल है जिससे हम परीक्षण कर सकें, योग्यता हम पता कर सकते हैं अपने ईंधन और इंजन का, और अब वही प्राचल को हम डायरेक्ट ΔV का इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो इससे बड़ा फ़ायदा हो गया। और इसमें एक और चीज़ देखिए, खासियत जो है, जो ISP है इसका मतलब है ISP × G जो है वो है आपका VE माने निकास गति। तो ये बड़ी एक विचित्र बात है, क्योंकि जैसे कि अगर आपने कहा कि ISP मान लो आपका विशेष धक्का 200 है, तो हमारे दिमाग में आता है ठीक है, इसका मतलब है 1 किलो ईंधन 200 किलो के बोझ को उठा सकता है प्रति सेकंड। पर उसी को अगर हमने मतलब करीब 10 से मल्टीप्लाई किया, वैसे 9.8 है पर मान लो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा डायरेक्ट आ जाता है जो उसकी निकास गति है। तो मतलब कि अगर ISP 200 है तो आपका निकास गति है 2000 मीटर प्रति सेकंड, यूं का यूं। जबकि ऐसा लगता नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई इस प्रकार का संबंध होगा। और ये भी देख लो कि ISP और जो आपका ΔV है वो सीधे अनुपात में चलता है। आप ISP जितना बढ़ाओगे उतना ही ΔV बढ़ेगा, बिल्कुल जैसे V के साथ होता था।
अब एक और छोटी सी चीज़ है, जैसे कि अगर आपको आईएसपी का कैलकुलेशन करना है तो आपको चाहिए होता है रॉकेट बल और उसका ज्वलन काल, और फिर उसको आप किससे बांटोगे, उसके वजन से, कुल जितना ईंधन वजन है। कभी कभी क्या होगा कि आप कैलकुलेशन करने के बाद जब उनके जो छपे हुए आईएसपी होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं इससे, और उसका कारण है वायु से लेने का, क्योंकि जब तक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तब तक थोड़ा सा फ़र्क होता है वैक्यूम के मुताबिक। इसलिए कभी कभी जो छपे हुए आईएसपी वैल्यू हैं अगर आप उनका कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा फ़र्क होगा, पर नज़दीक ज़रूर होगा। तो ये हो गया आपका विशेष धक्का और रॉकेट सूत्र में उसकी क्या योगदान है। तो क्या प्रक्षेपण वाहन रॉकेटों की योग्यता नापने का और कोई तरीका है? तो मान लीजिए दिवाली का समय है और आपके मोहल्ले में सब अपने अपने रॉकेट लाए, और उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सारे रॉकेटों का जो ढांचा है या जो कंकाल है, मतलब जब बारूद सब निकाल दिया तो सबका वजन बराबर है, वो डंडे का, गत्ते का, कागज़। तो अब प्रतियोगिता लग गई कि किसका रॉकेट सबसे अच्छा प्रक्षेपण वाहन का काम करेगा या प्रक्षेपण रॉकेट का काम करेगा। तो इस प्रतियोगिता को हम कैसे चलाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि किसका रॉकेट सबसे बढ़िया है प्रक्षेपण वाहन के रूप में? अब लोड सेल लगाना, परीक्षण मंच बनाना, ये सब साधन तो होते नहीं है आमतौर पे। तो कोई सरल सही तरीका है क्या जिससे हम तुरंत बता सकते हैं कि किसका रॉकेट सबसे बढ़िया प्रक्षेपण वाहन का काम कर सकता है? तो एक तरीका है, सीधे सीधे देखो कि किसका रॉकेट सबसे ऊंचा जाता है। तो छत पे किसी को खड़ा कर दो और वो देखेंगे, रॉकेट सब फायर करेंगे और किसका रॉकेट सबसे ऊंचा गया। और ये बिल्कुल सही भी है वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि जितना ऊंचा आपका रॉकेट जाएगा उतना ही ऊर्जावान भी है, और जितना ऊंचा आपका रॉकेट जाएगा इसका मतलब है वो बोझ उतना ही ऊपर ले जा सकता है। तो इससे आपको एक ही बात में सब पता चल जाता है कि वो प्रक्षेपण वाहन कितना योग्य है। तो ये एक और सरल तरीका है। अब बड़े बड़े रॉकेटों के साथ तो ये नहीं कर सकते, पर छोटे मोटे रॉकेटों के साथ तो ये कर सकते हैं। पर अब मान लीजिए कि इस दिवाली को आपने कहा यार मैं तो बोर हो गया ये छोटे मोटे रॉकेटों के साथ, इस बार हम कुछ बड़ा करते हैं। तो टहलते टहलते आप पहुंच गए श्रीहरिकोटा, और वहाँ पे आपने देखा ये रॉकेट GSLV Mark II, और आपने देखा इसके नीचे 4 रॉकेट है, बूस्टर रॉकेट है। तो आपने सोचा शायद मैं एक मांग लेता हूँ। उसी समय पे एक वरिष्ठ अध्यक्ष इसरो के वहीं घूम रहे थे। तो आपने सर जी से पूछा, सर एक ये बूस्टर रॉकेट दे दो ना। तो अध्यक्ष साहब ने बोला, तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या? तो आपने कहा, सर आपके पास तो 4 हैं, एक दे दो ना, क्या जाता है सर, कारखाने में और भी पड़े होंगे कुछ। सर प्लीज़ सर, बहुत दूर से आए हैं। अब उस दिन अध्यक्ष साहब का मूड ठीक था, तो उन्होंने कहा चल ले जा यार, तू भी क्या याद रखेगा। तो आपने खट से जेब से निकाला पेचकस और आपने एक बूस्टर रॉकेट खोल दिया और उसको ले गए, बीच मैदान में खड़ा किया। फिर जेब से आपने निकाला माचिस और जय राम जी करके आपने उसको उड़ा दिया। अब प्रश्न ये है कि ये GSLV Mark II का एक बूस्टर रॉकेट अपने आप कितना ऊंचा जाएगा? तो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल भी है और इसका सूत्रीकरण करना काफ़ी मुश्किल है, पर एक्सेल से करके कोशिश करिए, नहीं तो कुछ अंदाज़ा तो लाने की कोशिश करिए, इससे कम से कम आइडिया आ जाएगा। आंकड़े सब आपके आगे हैं और वायु का प्रभाव या वायु घर्षण को मायने में लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 10 सेकंड देंगे, आपको पॉज करना है तो कर लीजिए और प्रयत्न करिएगा। इसके बाद इसका हल हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखना चाहिए कि इस उड़ान के 2 भाग होंगे। एक होगा जब रॉकेट का इंजन जारी है, उसको हम कहेंगे शक्ति उड़ान, और एक बार जब टंकी खाली हो गई तो रॉकेट का इंजन अब बंद हो गया। पर क्योंकि रॉकेट ने इतनी गति शक्ति पकड़ ली है और इतनी गति से ऊपर जा रहा है, वो अभी और भी आगे चलेगा।
और इसको हम कहते हैं निशक्ति उड़ान। तो शक्ति उड़ान को इंग्लिश में कहते हैं पावर्ड फ्लाइट और निशक्ति उड़ान को इंग्लिश में कहते हैं कोस्टिंग फ्लाइट। अब इन दोनों के जोड़ से ही हमको मिलेगा जो हमारी कुल ऊंचाई है। तो अब हम पहले इसको एक्सेल में करके देखते हैं और उसके बाद इसका थोड़ा सूत्रीकरण भी करेंगे। तो ये हमारा एक्सेल शीट है जिसमें हम हल निकालेंगे कि L40 विकास इंजन रॉकेट अपने बलबूते अकेले अगर उसका फायरिंग हुआ तो वो कितना ऊंचा जाएगा। तो बाएं साइड को आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे सारे चल हैं और ये सारे आंकड़े छपे हुए हैं। तो जो इनका टोटल ईंधन का भार है शुरुआत में वो इतना है और थ्रस्ट है आपका 760,000 न्यूटन, ज्वलन काल 154 सेकेंड्स और जो प्रारंभिक रॉकेट का भार है वो है 47,600। इसका मतलब है कि जो बिना ईंधन का भार है रॉकेट का वो है 4,900, 47600 माइनस 42,700। और अब देखेंगे जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको हम 9.8 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है ईंधन निकास गति, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये हमने सीधे बल सूत्र से कैलकुलेट किया। F इज इक्वल टू m डॉट VE, तो इसका मतलब है VE इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m डॉट, ठीक है। F की वैल्यू क्या है 760,000 और m डॉट की वैल्यू है, m डॉट माने कि इसका जो ईंधन का खपत दर है, तो वो हमको पता है कि ईंधन कुल कितना है 42,700 और ज्वलन काल है 154। इसका हल करोगे तो आपको निकलेगा 2740.98। तो इस प्रकार से हमने इसको कैलकुलेट किया है। अभी इसकी आवश्यकता नहीं होगी पर बाद में होगी, जब हम इसका सूत्रीकरण करेंगे तब इसको हमको लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है क्या कि हमको ये एक समय का अंतर लेना है, क्योंकि हम एक एक करके देखते रहेंगे कि कैसे कैसे हमारे चलों में परिवर्तन आ रहा है। और ये जो डेल्टा टी है हमने लिया है 0.1 इस उदाहरण में। आप चाहो तो 0.2 भी ले सकते हो, 0.01 भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा लोगे तो आपकी एक्यूरेसी में कमी आएगी और ज़्यादा छोटा लोगे तो फिर आपका एक्सेल शीट ज़्यादा होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि ये 0.1 सेकेंड ठीक है, देखेंगे क्या होता है। तो ये हो गया आपके सारे चल। अब हम जरा अपने कॉलम्स को देखते हैं एक एक करके। तो पहले तो हमारा हो गया ये समय, ठीक है। ये समय चल रहा है 0.1 सेकेंड्स के हिसाब से बढ़ता जाएगा और रॉकेट बल आपका स्थिरांक है, ये नहीं बदलता, तो ये वही रहेगा 760,000 न्यूटन। अब हम आएंगे कि जो खपत ईंधन का भार जो है जो 0.1 सेकेंड में हो रहा है, हम इसको देखते हैं आप, ठीक है, कि कितना ईंधन का भार हो रहा है। तो जैसे हमने कहा था कि हर एक सेकंड कितना ईंधन का भार कम हो रहा है, वो हो रहा है 42700 डिवाइडेड बाय 154 और इसका कितना निकलता है 42700 डिवाइडेड बाय 154, ये निकलता है 277.3, ठीक है। तो मतलब 277.3 kg प्रति सेकंड, ठीक है। तो मतलब कि करीब 5 जो गाड़ियां हैं फुल टंक की भरे हुए एक सेकंड में वो सारा ईंधन इस्तेमाल हो गया। तो 0.1 सेकंड में इसका एक 10वां गुना होगा, ठीक है। तो 27.73 ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हमको क्योंकि हमको वजन लेना होगा ईंधन का, क्योंकि अब सब कुछ वजन में भी होगा, तो 9.8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूटन में है, तो ये दोनों भी हो गए। और इसी प्रकार से जो रॉकेट का भार है, ये जो सारे रॉकेट के भार हैं ये 27.73 से घटते 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 जाते रहेंगे, ठीक है। और रॉकेट का जो वजन है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो हमें रॉकेट के वजन भी मिलता रहेगा। तो ये हो गए ये सारे। अब आता है
रॉकेट पे कुल त्वरण क्या हो रहा है ऊपर की दिशा में। तो रॉकेट पे त्वरण क्या हो रहा है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, F इज इक्वल टू ma, त्वरण हमका ये है, तो a इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई m। अब मतलब रॉकेट पे कुल फोर्स क्या है, कितना जोर लग रहा है रॉकेट पे, तो ऊपर की दिशा में तो उसका लग रहा है रॉकेट बल, ठीक है, और नीचे की दिशा में क्या लग रहा है उसका, रॉकेट का वजन, ठीक है। तो रॉकेट बल से हम माइनस करेंगे रॉकेट का वजन, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड करेंगे रॉकेट के भार से जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने सूत्र डाल रखा है, इसको ऐसे ही हम देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने लिए देख सकते हो इसको यहाँ ऊपर, और यही चीज कॉपी होती जा रही है, ठीक है। ये डायरेक्ट हमारा न्यूटन के दूसरे नियम से निकलता है। तो अब हमको क्या पता चला, हमको पता चला कि रॉकेट पे त्वरण कितना हो रहा है उस 0.1 सेकंड में, पर उस 0.1 सेकंड में अब रॉकेट की प्रारंभिक और अंतिम गति क्या होगी, फिर ये भी अब सरल हो गया। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। आखिर में त्वरण होता ही है ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। टाइम हमारा है 0.1 सेकंड, और शुरुआत में जैसे मान लो 0 है, फिर अभी रॉकेट चलेगा, उस पर त्वरण हो रहा है कितना, इतना, समय 0.1 सेकंड्स के बाद उसकी गति इतनी हो जाएगी। फिर ये प्रारंभिक गति हो गई, तो u आपकी प्रारंभिक गति है, v आपकी अंतिम गति है, त्वरण आपको पता है, आप यहाँ से लेते रहो उसका त्वरण, ठीक है, यहाँ से त्वरण लेते रहो, और समय तो हमेशा 0.1 के अंतर में ही चलेगा, और आपको अंतिम गति पता चलती रहेगी कि रॉकेट की अंतिम गति क्या है। तो ये भी हो गया। अब अगली चीज हमें क्या चाहिए कि उस 0.1 सेकंड्स के दौरान रॉकेट की औसत गति क्या थी, एवरेज गति क्या थी, ठीक है। तो ये भी सरल है, सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि मान लो ये हमको ये वाली गति जो है, सॉरी कहाँ पे हो, रुको, तो ये है आपकी औसत गति, तो 1.55 इज इक्वल टू 1.24 प्लस 1.86 डिवाइडेड बाई 2। हर एक टाइम हम ऐसे ही करेंगे, और ये आप कर सकते हो। तो हम ये औसत गति क्यों निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो 1.1 सेकंड के दौरान हम इस गति को समझ के चलेंगे। अब यहाँ पे आप अपने गति के समीकरण भी लगा सकते हो, आपको बिल्कुल वही आंसर मिलेगा। आप ये भी यूज कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या फिर h जो आपको लगाना है। आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, h इज इक्वल टू क्या ऐसा होता है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जो भी चेक करना चाहो आपको आंसर वही मिलेगा, क्योंकि असल में वो इसी सिद्धांत पे बसे हुए हैं, ये दोनों इक्वेशन इसी सिद्धांत पे तो बने हुए हैं ये, कि वो औसत गति को समझते हैं कि उस समय काल के दौरान प्रारंभिक और आखिरी गति का औसत लेके सारे, मतलब ये जो प्रमाण है वो सारे इसी प्रकार से निकले हुए हैं, ये सारे समीकरण। तो इस प्रकार से अब हमें पता चल जाएगा कि कितनी ऊंचाई प्राप्त वो करेगा, वो 0.1 सेकंड के अंतर में कितना करेगा, जो भी उसकी औसत गति है जो हमने यहाँ निकाल दी हुई है, और उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, क्योंकि उस समय में उतना ही चला है। तो ये आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन है, और इसको हम यहाँ देख सकते हैं, सीधे सीधे ये मल्टीप्लाई होता है इससे 0.1 सेकंड से, b9। तो अब ये भी हो गया है, और फिर अब हमें क्या बाकी रह गया, कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई क्या है, अब ये बस ये सारे जो ऊंचाइयां हैं इन सबको जोड़ जोड़ के यहाँ पे हम डालते रहेंगे। तो अब अगर हम पूरा नीचे जाएंगे तो हमको मिल जाएगा, तो ये है हमारी कुल ऊंचाई 195961, जिसका मतलब है 195 किलोमीटर, और हमारी अंतिम गति है 4729.66, माने 4.7 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अब अगर हम इन चीजों को यहां देखने के बजाय आराम से ऊपर ही देखते हैं, तो हमको आइडिया आ जाता रहेगा कि हमारी कुल ऊंचाई और कुल गति कितनी हुई है। तो यहाँ पे हम बना देंगे इनके लिए, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि ये जो है ये सिर्फ है जो हमारी ज्वलन के जो पश्चात वेलोसिटी आफ्टर द बर्न, ठीक है। तो जिसको हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे इसको जो शक्ति उड़ान है। तो इसके बाद ये गति होती है इसकी, और उस शक्ति उड़ान के दौरान ये 196 किलोमीटर चल गया, पर अभी कुल ऊंचाई नहीं आई है क्योंकि अभी निशक्ति उड़ान बाकी है, मतलब कि अतिरिक्त निशक्ति उड़ान जो ऊंचाई के इस ऊंचाई के पहुंचने के बाद है। तो इसका जो है इसके लिए आपको एक्सेल की जरूरत नहीं है, ये जो हमको वैल्यू है ये सीधे निकलता है v² डिवाइडेड बाई 2g, जो आपका फिर से गति के समीकरण से आ जाता है। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमको मिलेगा जो हमारी कुल ऊंचाई है 1337270, 1337 किलोमीटर। तो इसका मतलब है आपका L40H रॉकेट अकेले ही 1337 किलोमीटर ऊपर जाएगा और कुल कितना वजन ले जाएगा, 4900 kg। करीब 5 टन ये अकेले ही इतना ऊंचा ले जा सकता है। इससे हमको आइडिया आता है ये रॉकेट कितने शक्तिशाली होते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए, ये भी हमने हवा का असर नहीं लिया इसमें। और ये भी कोई कह सकता है कि बहुत ऊंचा जाने पे जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती है, पर बहुत ही कम होती है, 1-2% ऐसे ही कुछ, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये हो गया इसका हल। तो हमें आया है, ये है हाइट है, ये हमारा उत्तर है 1337 किलोमीटर ऊंचा जाएगा। अब हम इसका सूत्रीकरण करके हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस रॉकेट का डेल्टा वी कितना है, कुल गति परिवर्तन कितना है। तो उसके लिए हम लगाएंगे अपना चाइकोल्स्की का रॉकेट सूत्र, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी लॉन एम नॉट बाई एम एफ, जहाँ एम नॉट आपका प्रारंभिक भार है और एम एफ आपका अंतिम भार है। ये सब चीज़ें हमको पता है सिर्फ वी को छोड़ के। जैसे पहले बताया था, हम वी कैसे निकालेंगे, हम बल सूत्र से निकालेंगे। तो हमको पता है फोर्स डिवाइडेड बाय एम डॉट, जहाँ एम डॉट आपका पूरा ईंधन का खपत का दर है, वो भी हमने कैलकुलेट पहले ही कर रखा था। और जो एफ है वो तो सीधे सीधे रॉकेट बल है। उन दोनों को बांट के फिर हमको अपनी वी मिल जाएगी और उससे हमारा डेल्टा वी निकलेगा 6232 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रश्न ये है, क्या इसका मतलब है कि ज्वलन काल खत्म होने पे रॉकेट की ये गति होगी? नहीं, ये गति होती अगर वो गुरुत्व क्षेत्र में नहीं होता तो, पर क्योंकि वो गुरुत्व क्षेत्र में है इसलिए उसकी रॉकेट में कुछ कमी होगी, और वो कितना होगा, g इंटू टी, जहाँ टी क्या है, आपका बर्न टाइम या फिर आपका ज्वलन काल। जितना समय वो गुरुत्व क्षेत्र में है उतनी उसकी गति इतने से कम होगी। तो इसलिए हम गुरुत्व क्षेत्र में जो रॉकेट सूत्र लगता है वो होगा वी लॉन एम नॉट डिवाइड बाई एम एफ माइनस जी इंटू टी बी। टी बी उसका ज्वलन काल है, जी का वैल्यू हमको पता है, हम उसको घाटेंगे तो फिर हमको मिलेगा 4723 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखिए जो हमने एक्सेल से किया था वो भी इसके पास ही आया था 4730। ये है जो ज्वलन काल के पश्चात जो गति है। ये हमने क्यों निकालना है और इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि कम से कम इसको लेके अब हम अपने गति के समीकरण लगा के पता कर सकते हैं कि जो निशक्ति उड़ान है, जब ज्वलन काल खत्म हो गया तो और कितना ऊंचा जाएगा, वो डायरेक्ट लगता है v² डिवाइडेड बाई 2g, और इसके हिसाब से निकलता है 1138 किलोमीटर ऊंचाई निशक्ति उड़ान होगा। समस्या असली में क्या है कि अब पता करना है कि शक्ति उड़ान का सूत्रीकरण कैसे किया जाए, और इसके लिए कलन विधि या मैंने कैलकुलस की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और कैलकुलस की आवश्यकता हमें क्यों पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी गति है शक्ति उड़ान के दौरान वो बदलती रहती है समय के साथ, क्योंकि रॉकेट का भार भी बदलता जा रहा है। तो हम डायरेक्ट जो है जो पावर्ड फ्लाइट में या शक्ति उड़ान के समय जो गति है रॉकेट की, वो जो है वी लॉन एम नॉट डिवाइड बाई एम एफ माइनस जी टी, जहाँ टी आपका समय है, यहाँ पे टी भी लिखा है पर वो एक्चुअली टी है। तो अब इसी चीज़ को हमको अब इंटीग्रेट करना होगा डी टी के अनुसार, और लिमिट्स होंगे 0 to TB। अब उसका प्रमाण हम यहाँ नहीं करेंगे, उसको यहाँ में नहीं निकालेंगे, पर जिनको शौक है वो ज़रूर करें, ये एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा। इसके पश्चात हमें मिलता है ये सूत्र, तो फॉर्मूला काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये शक्ति उड़ान का है और जो v² डिवाइड बाई 2g था वो था निशक्ति उड़ान का। तो इसको और बेहतर समझने के लिए या देखने के लिए हम अपने सारे आंकड़े रॉकेट की चाल के तस्वीर पे लगा देंगे। अब आपको दिखेगा यहाँ कि कुल ऊंचाई जो शक्ति उड़ान के टाइम होती है वो आती है 195.8 किलोमीटर,
और कुल ऊंचाई जो निशक्ति उड़ान में है वो है 1138 किलोमीटर और कुल जाके फिर उसका बनता है 1334 किलोमीटर। आप याद रखेंगे कि जब हमने इसको एक्सेल में किया था तो हमारा आया था 1337 किलोमीटर। तो देखिएगा कि ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक्सेल का ये फ़ायदा है कि सूत्रीकरण ना हो पर फिर आप उसका एक प्रकार से डिजिटल इंटीग्रेशन कर सकते हैं और वो काफ़ी एक्यूरेट होता है और असल में ये बहुत उपयोग होता है सारी यांत्रिकी में। तो कहने का मतलब ये है कि एक लौता बूस्टर जो 4 लगते हैं हमारे GSLV Mark II पे और उसके बाद भी उसके पहले चरण में एक और रॉकेट अंदर होता है उन बूस्टरों के और फिर एक और रॉकेट दूसरे चरण में और फिर और रॉकेट। तो एक लौता बूस्टर ही इतना शक्तिशाली है कि ये 1334 किलोमीटर की ऊंचाई ले जा सकता है। और हमने और भी देखा कि इसका जो तकरीब गति परिवर्तन वो ला सकता है वो करीब 5 किलोमीटर है, मतलब कि धरती के गुरुत्व क्षेत्र में होने के बावजूद। तो ये जो है करीब जो 5-6 किलोमीटर प्रति सेकंड का जो डेल्टा V है गति परिवर्तन है, तो इसका मतलब है ये अपने में ही एक मध्यम दूरी मिसाइल का काम कर सकता है, मतलब जो 5 से 10,000 किलोमीटर का इतनी शक्ति एक लौते बूस्टर रॉकेट में होती है। तो ये उदाहरण था जिससे कि आप लोगों को पता चले और प्रशंसा कर पाए हम कि ये रॉकेट वाहन कितने शक्तिशाली होते हैं और ये इनके एक एक जो घोड़े होते हैं, एक एक जो बूस्टर होते हैं, एक एक जो रॉकेट होता है वो अपने में ही इतने शक्तिशाली होते हैं। तो इस पार्ट में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि जितना भी आपका रॉकेट ऊर्जावान हो, जितना भी उसका डेल्टा V हो, वो सब बेकार है प्रक्षेपण वाहन के लिए अगर वो रॉकेट में बल नहीं है। तो रॉकेट का बलवान होना आवश्यक है। फिर हमने न्यूटन का दूसरे नियम के सहायता से रॉकेट का सबसे दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र निकाला जिसको हम कहते हैं रॉकेट बल सूत्र, द रॉकेट थ्रस्ट इक्वेशन। फिर हमने गणन किया कि एक गुरुत्व क्षेत्र में रॉकेट की गति, रॉकेट पे त्वरण और रॉकेट की ऊंचाई क्या होगी। और हमने ये भी देखा कि गुरुत्व क्षेत्र में रॉकेट सूत्र पे क्या असर होता है, जो फैक्टर GT है, जो गुरुत्व त्वरण और वो जो समय रॉकेट बिताता है गुरुत्व क्षेत्र में उसका गुणांक कैसे आपके कुल गति परिवर्तन को कम करता है गुरुत्व क्षेत्र में। उसके बाद हमने परिचय किया एक बहुत उत्तम प्राचल जिसको हम विशिष्ट धक्का बोलते हैं, जिससे हम रॉकेट की योग्यता पहचान सकें, जिसको स्पेसिफिक इंपल्स कहते हैं इंग्लिश में। हमने उससे परिचय किया। हमने देखा कि वो रॉकेट के सूत्र में कैसे अपनी जगह बनाता है और हमने सारे चल और प्राचलों का परीक्षण कैसे होता है वो भी देखा और समझा। पर हमने एक प्राकृतिक अचल की अभी चर्चा नहीं की है। आमतौर पे ये ज्यादा हानिकारक नजर नहीं आता, पर रॉकेट इंजीनियर के लिए ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है, हवा। वायु घर्षण या फिर हवा का अवरोधक प्रभाव रॉकेट के लिए बहुत घातक चीज़ है। आम सोच में ऐसा लगता नहीं है, पर अगर हवा ना होती तो रॉकेट यांत्रिकी आज की तुलना में काफ़ी सरल हो जाता। तो अभी तक हमने प्रक्षेपण वाहनों पे वायु घर्षण का हानिकारक प्रभाव उसकी चर्चा नहीं की है। इसको हम देखेंगे अगले पाठ में, रॉकेट की धरती से अंतरिक्ष की यात्रा। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।